गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर टू सीनियर में। आपके पीछे सर लेकर के आए हुए हैं आपको हिंदी कक्षा 9th हिंदी की पार्ट 1 दो बैलों की कथा, जिसको लिखा है लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो आइए देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म के बारे में पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में लमही बनारसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं बच्चों। उन्होंने हंस जागरण माधुर पत्रिका का संपादन भी किया। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उसके कथा साहित्य में मिलती है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षियों को भी आत्मीयता मिलती है। उनकी भाषा सरल, जीवत एवं मुहावरेदार है तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलतापूर्वक किया है। सन 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हो गया बच्चों। इसमें हम कथा पढ़ते हैं दो बैलों की कहानी। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद जी ने किसानों के जीवन और पशुओं के साथ उनके भावात्मक संबंधों का मार्मिक ढंग से दिखाया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से जुड़ी है। प्रेमचंद जी ने इसमें पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी कहानियों की परंपरा को अपनाया और आगे बढ़ाया है। बच्चों, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी के पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देती। बैसाख में चाहे कभी एक आध बार को लेल कर देता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हान लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा बच्चों। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा गया है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे को समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा ले जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सब कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक विजय ने उसे संसार की सब जातियों में नगण्य
बना दिया। लेकिन गधा का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलता जुलता अर्थ है में बछिया के ताऊ का भी उपयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ के में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बच्चों, बैल बैल कभी 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 मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर लेता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों कसाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे को मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते हैं। अवश्य उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, दौल धप्पड़ होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ खुशखुशी सी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की चेष्टा यही होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने उन्हें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक कोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे की को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर हमने तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया? संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझा रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगाने से लगने लगे थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे की कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मार कर पगैये तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगए बहुत मजबूत थे, अनुमान न लगाया जा सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में उसी समय
धूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरखी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गांव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं और दोनों आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका विवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आपेक्ष न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना कुछ न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखें कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाएं और चाहे ना खाएं। अब वह हुआ मंजूर तो बड़ी तकदीर कर दी गई कि बैलों को खली भूसा सूखा दिया गया। मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए? बैलों ने नाद में आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देती? नहीं, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डालना ना दादा, फिर तुम भी उन्हीं की सी कहेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले जा चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क व ज़्यादा सड़क की खाई से गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। संध्या का समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वह सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी कभी न छूता था। उसकी टिक्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा और नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर उन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाए। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर
खूब डंडे मारे तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई न देते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी, पड़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ गया और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। इसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी ने उनकी भूख तो क्या शांत की होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे इस एक प्रकार आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, बैलों से डंडे खाते, उड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिलाकर चली जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल भूसा, सूखा भूसा खाकर भी 2 दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जा रहा हीरा, क्या करना चाहते? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटी खिलाती है उसी की लड़की है। जो इस घर का मालिक है वह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं। वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह से निकलने की ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का दरवाज़ा खुला और वह लड़की निकली। दोनों के सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे पर सहलाया और बोली, खोले देती हूँ, चुपचाप से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गांव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने उसकी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो
तो लेकिन कल इसका अनाथ पर आफत आएगी। सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से बाहर निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया, वह और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेकर लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राय भूल गए। तुम भी बेहद आशा भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर लगी थी, खड़ी थी। चरने लगे, रह रहकर आहट ले लेते थे। कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उसमें भिड़ जाने से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान बचती नहीं नजर आती। उन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, इन्हीं की तरह। अमोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर से कहा, हमें घमंड से भला भूला हुआ है। आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चलें। भागना कायरता है तो 9-2, तो फिर वही मारो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर उससे कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटेगा, तुम बगले से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली में पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं में लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने ढकेला। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में घूमते चले जाते थे।
मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार डालें। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बहरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बहरी को ऐसी मार मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्राम घास खाए थे कि 2 आदमी लाठी लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था लेकिन निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौद में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों के जीव। तो बच्चों अब ये चौथा पार्ट है हमारा। चौथे पार्ट में दोनों मित्रों ने जीवन में पहली बार ऐसा साबित पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने में को एक दिन का नाम मिला। समझ ही नहीं में ना आता था ये कैसा स्वामी है। इसमें तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। जब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े ही न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहते, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धधक उठी। मोती ने बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतना जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़ी की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में कड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ा थोड़ा मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी औद का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का यह उजड्डपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी।
दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों का त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पर पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी है। दोनों गधे अभी तक खड़े रहे थे कि भागें या न भागें। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर तुम पर मार पड़े तो क्या चिंता है? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों में मार मार कर बाड़ी के बाहर निकाला और तब अपने बंद के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार वहाँ अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मच गई। उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उससे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। फिर किसी ने चारे का एक तण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था। ठठरियाँ निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने घी बजने लगी और दोपहर होते ही वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखने लगे और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दढ़ियल आदमी, उसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली कूदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान में दोनों मित्रों ने दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा था, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भी नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के साथ भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या अब ना बचाएगा? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर के डंडे जमा देता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चलता नजर आया।
सभी जानवर प्रसन्न थे। चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था उनका, पर कितने स्वार्थी हैं हम सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़ कैसे दुखी। सहसा दोनों में से ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राय है। हाँ, इसी रास्ते में गया, उन्हें ले गया था। वह खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह तो अपना ही हार घर आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा? अरे इसे मैं मार गिराऊंगा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कोडेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। तड़ियल भी पीछे पीछे चला, दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम के लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए गए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जा, थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल चिल्लाकर बोला। बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकाल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय सूर्य की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देख रहे थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मारता मरवा दे, मर जाऊँगा, पर उसके साथ काम को न आऊँगा। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर नालों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो धन्यवाद बच्चों, ये रहा हमारा दो बैलों की कहानी। आपकी इस प्रस्तुत को ध्यानपूर्वक देखा और सुना होगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, धन्यवाद।